नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जी विद अशोक आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर है कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में। ओके, इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग सीखा था। इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सीखेंगे। उसके बाद में एक और जो है बड़ी कॉस्टिंग है प्रोसेस कॉस्टिंग। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। आफ्टर दैट पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अब आपको पता है बहुत सारे आपने देखा होगा कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, लोग कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, है ना। ठेकेदार, बेसिकली आप क्या बोलते हैं? ठेकेदार, है ना, बोलते हैं हम लोग अपनी देसी भाषा में, भैया ठेकेदार हैं, ठेका उका देखते हैं, वही कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। पुल बनाने का काम, ये सारे काम ये लोग देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का ही एक फॉर्म है, अप्लाइड टू रिलेटिवली लार्ज जॉब। बस क्या है कि ये छोटे काम, छोटी जॉब पर न लगा कर बड़े जॉब पर लगाया जाता है। विच टेक अ कंसिडरेबल टाइम टू कंप्लीट। ऐसे काम जो समय लेते हैं, ठीक ठाक समय लेते हैं। जैसे दिल्ली का मेट्रो बनना है, 2-3 साल 4 साल चलेगा प्रोजेक्ट, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर। तो ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसी जॉब को अगर कॉस्टिंग करनी है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के थ्रू करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल देते हैं। समझ में आई बात? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग जैसे ही है, लेकिन ऐसी जॉब पर लगाया जाता है जिसे ज़्यादा समय चाहिए, लार्ज जॉब हो। ठीक है, ज़्यादा समय चाहिए, मोर देन 1 ईयर अगर लग रहा है तो वहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। बाइक सर्विस करवाने गए, कार सर्विस करवाने गए, 1 दिन 2 दिन, हार्डली 3 दिन निपट जाएगा। लेकिन यहाँ पुल बनाना है, 2 किलोमीटर लंबा पुल बनना है, चलता रहेगा। समुद्र के अंदर जो है मेट्रो चलानी है, 6 साल 8 साल प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ओके, लाइक इन जॉब कास्टिंग, इन कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग आल्सो ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट एंड इट्स कॉस्ट आर सेपरेटली असर्टेन। जैसे जॉब कास्टिंग में हर जॉब को अलग मानते थे, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में भी हर कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग मानते हैं और हर एक का कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग यूज की जा सकती है वो है शिप बिल्डिंग, जैसे INS विक्रांत वगैरह बनने होते हैं, जहाज बननी है बहुत बड़ी समुद्र की। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, मेट्रो हो गई, बुलेट ट्रेन, जैसे फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन बेस्ट एग्जांपल है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, घर बनना है किसी का घर बनना है, घर बनने में भी सालों लग जाते हैं। अगर 20-25 मंजिल की बिल्डिंगें बननी है, पूरा पूरा फ्लैट सिस्टम बनना है, तो उसमें हो सकता है 2-4 साल लग जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वगैरह इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। In some industries and government contracting, contract costing is the primary task of the accounting department. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं और कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पर क्या है कि बेसिक काम क्या होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्या काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सही कॉस्ट निकालना। ठीक है, यही काम रहता है। तो ऐसे में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए क्या जरूरी होता है कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहाँ अनुभवी अकाउंटेंट को बिठाया जाए। अनुभवी अकाउंटेंट्स को बिठाएंगे तभी वो प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फीचर की अगर हम बात करें भाई, यहाँ पर क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। पिछले में जॉब कास्टिंग में जॉब अकाउंट बनते थे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए जाएंगे और हर एक के लिए सेपरेट बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी हर, अगर कोई आदमी है 10 कॉन्ट्रैक्ट उसके चल रहे हैं, 10 ठेके उसके चल रहे हैं, तो 10-200 ठेकों के लिए अलग अलग हिसाब किताब बनाएगा। ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसको एलोकेट कर दिया जाता है, कहाँ पर, उसी कॉन्ट्रैक्ट में ही जोड़ लिया जाता है। जैसे मान लो एक आदमी है 5 घर बनवा रहा है, 5 लोगों के घर, तो अगर 5 लाख रुपए ए से लिया है तो उसके ए के घर में ही वो दिखाए कि 5 लाख लिया। अब यहाँ 5 लाख ए का लिया और बी के घर में सीमेंट गिरवाई तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो जो जिसका खर्चा है वो उसी के साथ जाना चाहिए। द ओवरहेड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट आर एलोकेटेड इन द सेम वे एज द जॉब कॉस्टिंग। जैसे जॉब कॉस्टिंग में हम ओवरहेड, जो फर्जी खर्चा होता था उसको जोड़ते थे, उसी तरीके से ओवरहेड यहाँ पर भी जोड़ा जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली इन्वॉल्व अ लोअर अमाउंट ऑफ ओवरहेड बट रिक्वायर अप्रोप्रिएट एलोकेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ओवरहेड कम होता है। क्यों ओवरहेड कम होता है? देखो जॉब में अब सोचो भी, जैसे मैंने समझाया आपको था कि हमें शादी के कार्ड छापने, कोई 500 छपवा रहा है, कोई 1000 छपवा रहा है, कोई 2000 छपवा रहा है, तो पता चला एक दिन छापा, अगले दिन दूसरा
सेटअप बनाना शुरू किया, पूरी मेहनत की, अब छपना शुरू हुआ, तीसरे दिन अगले दिन फिर नया सेटअप बनाना शुरू किया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसे समझ लीजिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 2 लाख जो है, जैसे नेताओं के पोस्टर छपने हैं, 2 लाख पोस्टर छपने हैं, पता चल रहा है कि 2 लाख पोस्टर छपने, एक बार सेटअप कर दिया, 2 लाख पोस्टर छपने में 15-20 दिन तक मशीन चल ही रही, लगातार चल ही रही। तो क्या हुआ, फर्जी का ये जो हम ओवरहेड था ये कम हो जाता है। जॉब कास्टिंग में, जॉब में ये ओवरहेड बराबर हर जॉब के बाद बना रहता है। अब ये जॉब ही साल भर की है तो ओवरहेड यहाँ पर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सवाल ये है सर कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। द आउटपुट ऑफ एनी डे इन अ फैक्ट्री, किसी दिन आप फैक्ट्री में खड़े होते हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं और पूछते हैं कि आज की आउटपुट की क्या स्थिति है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछते हैं कि आज की आउटपुट की क्या स्थिति है, तो मैनेजर आपको बताएगा इट कंसिस्ट ऑफ सम यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड, कुछ यूनिट ऐसी हैं जो बन चुकी हैं, फिनिश्ड गुड हमारे पास है, एंड सम यूनिट्स व्हिच आर नॉट येट फिनिश्ड, और कुछ यूनिट ऐसी हैं जो अभी नहीं बनी हैं। मतलब मान लो तुम्हारी फ्रिज की दुकान, मतलब फ्रिज बनाने की फैक्ट्री है, तो भाई अगर प्रोसेस चली हुई है तो हो सकता है आज पूरे दिन में हमने 15 फ्रिज बनाई हैं, बराबर है, और लगभग 10-12 फ्रिज ऐसी हैं जो आधी आधी बन पाई हैं, थोड़ा बन पाई हैं, कुछ पार्ट लगा है, कुछ नहीं लग पाया है। तो जो ये बचा हुआ रह गया, पूरी तरह से नहीं फिनिश हो पाया, इसे ही फ्रेंड्स सच इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट्स आर कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। इसे ही फ्रेंड्स वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। आप मूर्तियां बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जब मूर्ति कंप्लीट बन गई तब तो ठीक है, लेकिन हम बनाने के दौरान पता चला किसी का हाथ लगा है, किसी का भी पैर नहीं लग पाया, किसी की आंखें नहीं बन पाई हैं, तो क्या हुआ, ये इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं। इन इनकम्प्लीट यूनिट्स को ही फ्रेंड्स हम वर्क इन प्रोग्रेस बोल देते हैं। क्लियर हो जाती है बात मेरे ख्याल से वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में भी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ तक, जो कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग होती है वो जॉब कास्टिंग का ही एक रूप होती है, बस लार्ज जॉब में कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग यूज होती है, और ऐसी जॉब जिन्हें पूरा करने में लगभग साल भर से ज़्यादा का समय लगता है उनमें हम कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग करते हैं। जॉब कास्टिंग में हम हर एक जॉब को सेपरेट ट्रीट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में भी हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जब कहाँ पर ये फ़ायदे का है, मतलब कहाँ पर अप्लीकेबल होगा, शिप बिल्डिंग में लगाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग को, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बुलेट ट्रेन हो गया, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट हो गया, पुल बनाना, घर बनाना, ये सारी चीज़ों में इनको यूज कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का ही काम होता है, तो वहाँ पर जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बिठा करके यही कहा जाता है भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग करो। हमने आपको +1+ मेथड सिखाया था, राइट, कास्ट प्लस मेथड कहाँ होता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्लस मेथड, जितना तुम्हारा खर्चा लगा है प्लस उनमें कुछ सर्टेन परसेंटेज जोड़ करके हमको बताओ कितनी कास्ट लगने वाली है। प्रॉपर कास्ट, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर कास्टिंग बहुत जरूरी है, तभी आप सही प्राइस निकाल पाएंगे। ऐसे में क्या होता है, जो भी हमारा अकाउंटेंट होना चाहिए, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, वहाँ अनुभवी स्टाफ मेंबर, अनुभवी अकाउंटेंट को बिठाया जाना जरूरी होता है, ठीक। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग के फीचर की बात की, चैप्टर ईजी पीजी है, समझते हुए चलना, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग क्या होता है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हर एक कॉन्ट्रैक्ट के बनाए जाते हैं, ठीक है। उसका जो भी डायरेक्ट कास्ट लगती है उसमें उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट कर दिया। डायरेक्ट कास्ट आसान है, हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बोरी सीमेंट लगी तो इसी में लगा देंगे, ठीक है। जो ओवरहेड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के उनको जॉब कास्टिंग के जैसे हम एलोकेट करते हैं तो उसी तरीके से इसमें भी एलोकेट कर देते हैं। इसमें ओवरहेड थोड़ा सा कम ही होता है, जॉब कास्टिंग के मुकाबले ओवरहेड कम होता है। मैंने आपको समझाया था कि जॉब लगातार 1 साल तक चलनी तो ओवरहेड कम होगा। वर्क इन प्रोग्रेस एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैंने आपको सिखाया कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। कोई भी काम चल रहा है, ठीक है, जैसे एसी बनती है आपकी फैक्ट्री में, तो जितनी एसी फाइनल बन गई वो तो ठीक है, जो नहीं बन पाई है अभी अंडर प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है उसमें। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सर लगे हुए हैं हम, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, तो वही आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, ठीक है। जैसे ब्रांचेज में देखा जाए तो खाता खोलते हैं हम लोग, अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने में मान लेते हैं आधे घंटे लगते हैं, तो भाई सुबह से हो सकता है आपने 10 अकाउंट खोल दिए हों, लेकिन गिरे हुए अकाउंट में अभी आप लगे हुए हैं सर, तो आप क्या बोलेंगे, सर 10 हो गए हैं, 11 में वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चला हुआ है, प्रगति पर है, ओके, तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब बात करेंगे जॉब कास्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में डिफरेंस की। तो कई सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे वर्क इज यूजुअली कैरीड एट अ साइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क प्लेस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, ठेके की बात करें, तो अगर किसी को पुल बनाना है, मान लेते हैं आपको मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, या आपको ठेका मिला हुआ है एयरपोर्ट बनाने का,
या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है पुल बनाने का नदी के ऊपर, तो वो आपके घर में नदी होगी नहीं, राइट, ना एयरपोर्ट आपके घर में बनेगा। तो जनरली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का जहाँ ऑफिस होता है वहाँ से दूर ही ये काम चलता है, वहाँ से ये दूर ही काम चलता है। वही बोल रहे हैं कि एट ए साइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वर्क प्लेस। कॉन्ट्रैक्टर लखनऊ का है, काम उसने एयरपोर्ट बनाने का बॉम्बे में लिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर लखनऊ का है, काम उसने नोएडा में लिया हुआ है। तो वही बोल रहे हैं कि जहाँ पर है वहाँ से दूसरी जगह, ठीक है। द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब, द जॉब इज यूजुअली कैरीड आउट एट ए कॉन्ट्रैक्टर वर्क प्लेस। अगर हम जॉब कास्टिंग की बात करें तो जैसे आपको बाइक सर्विस करवानी है तो आपके घर पे सर्विस करने नहीं आएगा, जहाँ पर वो उसने दुकान खोली है, कॉन्ट्रैक्टर ने जहाँ अपना सर्विस सेंटर खोला है, आपको वहाँ जाकर के सर्विस करवानी होती है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर यूजुअली जो जॉब होती है वो कैरीड आउट कॉन्ट्रैक्टर का वर्क प्लेस जहाँ है, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी सर्विस स्टेशन खोली, आपका वहीं काम वो करके दे देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का जगह होती है, ऑफिस होता है, वहाँ नहीं होता। यहाँ पर जॉब कास्टिंग में जहाँ पर उसका जगह होती है, जहाँ पर उसका ऑफिस होता है, वहीं पर ये एग्जीक्यूट किया जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ए जॉब आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइम टेकन आल्सो। कॉन्ट्रैक्ट, भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट और जॉब को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके आधार पर, साइज के आधार पर। जॉब छोटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बड़े होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जॉब में बहुत कम समय लगता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूजुअली लार्जर एंड टेक लॉन्गर टाइम कंपेयर टू द जॉब, है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बड़े होते हैं और ज़्यादा समय लेते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर डायरेक्ट नेचर देन इन अ जॉब, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, जॉब में इनडायरेक्ट नेचर के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। मैंने समझाया था कि जो जॉब होती है उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि एक जॉब खत्म हुई दूसरी फिर शुरू करनी है, तो उसमें समय वेस्टेज बहुत ज़्यादा, ओवरहेड ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादातर कॉस्ट डायरेक्ट नेचर की होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में डिफरेंस। तो वर्क जो है, कॉन्ट्रैक्ट में वर्क जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का वर्क प्लेस होता है उससे बाहर किसी दूसरी जगह पर किया जाता है। जॉब में जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का वर्क प्लेस होता है वहीं पर ही वो काम करके देता है आपका। कॉन्ट्रैक्ट और जॉब में डिफरेंस उसके साइज और टाइम के हिसाब से होता है। कॉन्ट्रैक्ट का साइज और कॉन्ट्रैक्ट का टाइम लगने का दोनों ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे ऑब्वियसली, है ना, समय भी ज़्यादा लगेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। और उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा डिफरेंस क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट में जो ज़्यादातर कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट नेचर की होती है, छिपे हुए इनडायरेक्ट तरीके की नहीं होती हैं। जॉब में हिडन कॉस्ट या छिपे हुए ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह लीजिएगा, छिपा नहीं कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 टाइप होते हैं बेसिकली, बेस्ड ऑन हाउ द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड अपॉन। कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पर आप एग्री कैसे करते हैं। जैसे मुझे अपना घर बनवाना है तो किस हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे, मेरा घर कैसे बनेगा। तो उसने बोला सर कि 1200 रुपये स्क्वायर फीट हम आपसे लेंगे, ठीक है, 1200 रुपये स्क्वायर फीट। अब उस 1200 रुपये स्क्वायर फीट में आप घर चाहे जो डिज़ाइन का बनवाइए, जैसा बनवाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हम बना के आपको देंगे। तो वही है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हाउ द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैसे एग्री किया जाता है, उसी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीके होते हैं। पहला फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा टाइम एंड मटेरियल कॉन्सेप्ट, अभी देख लेंगे वो भी। तो देखो फिक्स्ड प्राइस क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, अंडर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फैक्टर लाइक मटेरियल, लेबर, टाइम, बट इज टोटल फिक्स्ड अमाउंट, ठीक। तो जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें कितना लेबर लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कुछ मतलब ही नहीं है, आपको एक फिक्स अमाउंट बता दी जाती है, बस बात खत्म, ठीक है। कई बार हम लोग जो है ऐसा काम करवाते हैं, जो बोलते हैं नहीं, हम कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे देते हैं, बोल देते हैं कि भाई हमारा जो है घर में एक कमरे का रिनोवेशन है, तुम ये पूरा देख लो। तो उसने देख लिया, वो बोलता है कि सर ऐसा है कि हम ये 800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कर देंगे। तो आदमी बोलता है कि यार ऐसा है ना, स्क्वायर फीट छोड़ो, मैं तुमको टोटल 25,000 पे करूँगा, अगर तुम्हें समझ में आए तो बताओ, पूरी अपना तुम गणित लगा लो, तुम्हें 4 दिन लगे, तुम्हें 14 दिन लगे, 24 दिन लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें टोटल 25,000 रुपये दूंगा, बात इसी पे नक्की करते हैं। तो दैट इज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किसकी बात कर ली, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली। कॉन्ट्रैक्टर इज पेड अ फिक्स टोटल अमाउंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने पर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर उसे फिक्स्ड अमाउंट दे दी जाती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तुम्हें इतना अमाउंट दूंगा। अगर ऐसी बात हो गई तो हमने फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। फिर आता है फ्रेंड्स कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस हमने पहले भी सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 31 में।
तो तुम इसमें क्या होता है, जितनी कॉस्ट लगी, मान लो तुम्हारा ये घर का रिनोवेशन करने में 20,000 रुपये लगा, तो बस ठीक है 20,000 ये लगा है और प्लस 5% तुम और ले लो फिक्स प्रॉफिट। तो इसे बोलते हैं कास्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखा नहीं होता पर कास्ट प्लस का मतलब यही है, ठीक है। तो अंडर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज बेस्ड ऑन कास्ट एक्चुअली इनकर्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, एक्चुअली कितना खर्चा लगा है प्लस अ परसेंटेज प्रॉफिट या फिक्स प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, कितना आपको खर्चा लगा है, टोटल खर्चा जितना लगा है उसमें प्रॉफिट अपना जोड़ लीजिए, कुछ सर्टेन परसेंटेज, हो सकता है वो फिक्स्ड हो या हो सकता है जितना तुम परसेंटेज आपस में निगोशिएट कर लो भाई, वो बातचीत का मुद्दा है, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन दोज कॉन्ट्रैक्ट हुज एग्जैक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी करेक्टली एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वर्क। ये कहाँ पर फायदे का होता है, जहां पर हम एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि कितना खर्चा लग सकता है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया जाए, तो वहां पर इसको ये होता है कि भाई हमको नहीं पता है, आप बोले कि सर हमको घर बनवाना है, जैसा मेरा माइंड कहेगा वैसा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो यार तुम्हारा माइंड कहता जाएगा तो तुम्हारा माइंड कुछ भी कहता रहेगा। तुम बोलते हो कि हमको इटली के मार्बल लगवाने हैं, तो लगवाओ, लेकिन फिर उस केस में हम कास्ट प्लस पर चलेंगे। इटली से मार्बल आने में हमारा 76 लाख लगा है, ठीक है, जोड़ के रखो। इसी तरीके से आपने बोला कि हमको जो वॉशरूम चाहिए वो जकूजी वाला चाहिए, चलो भाई कोई नहीं, हमको स्विमिंग पूल चाहिए, ले लो स्विमिंग पूल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्विमिंग पूल में 20 लाख रुपए खर्चा होंगे। तो ये मेरी मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा लग रहा है वो जोड़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम फिक्स ही नहीं कर सकते। तुम्हारा मूड बदला, तुम कह रहे हो नहीं नहीं अब स्विमिंग पूल चाहिए ही नहीं, हमको कुछ और चाहिए, तो मूड बदलते रहोगे। कभी बोलोगे कि हमको 4 गाड़ी खड़ी करने की जगह चाहिए, कभी बोलते हो 2 गाड़ी खड़ी करने की। तो ऐसे में क्या होगा कि वो बोलेगा ठीक है हम बना देंगे तुम्हारा घर जैसा तुम कहोगे, लेकिन जो खर्चा मेरा होता जाएगा वो जोड़ता चलूंगा, प्लस काम खत्म होने के बाद में एक सर्टेन परसेंटेज उसका और मैं ले लूंगा। अगर पूरा खर्चा 1 करोड़ का आता है तो 1 करोड़ का 10% मुझे आप 10 लाख और दे देना, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स कास्ट प्लस। क्लियर हो जाती है बात। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर मे यूज द सर्विसेज ऑफ एन ऑडिटर टू एग्जामिन द कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड मे नॉट स्वैलो सम ऑफ देम। तो अब तुम्हें काम पे लगा दिया गया, तुमने काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, तो क्या होगा कि जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया था वो ऑडिटर लगा देगा। ऑडिटर उसी फील्ड का माहिर थी, अपनी ब्रांचों में भी ऑडिट होते हैं, उसी तरीके से ऑडिट होगा। ऑडिटर देखेगा कि हाँ जितना तुम बता रहे हो, जैसे तुमने कहा कि हमने सर इस क्वालिटी की इस ग्रेड की सीमेंट लगाई हुई है, तो देखो क्या वाकई उस ग्रेड की सीमेंट लगी है कि नहीं लगी है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर चेक करेगा और कंफर्म करेगा अपने मालिक को कि हाँ ये जो खर्चा बता रहा है इतना लगा है। तुमने कहा कि सर 1 करोड़ रुपए खर्चा हो गए, तो वो चेक करवा लेगा, पता चलता है कॉन्ट्रैक्टर बोलता है सर कि मैक्सिमम 70,000 रुपये खर्चा हुआ होगा, इससे ज़्यादा का खर्चा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा कि वही कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं हो, मतलब मालिक बोल देगा भाई 70,000 से ऊपर का नहीं, तुम जस्टिफाई करो। अब वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी कि जस्टिफाई करे, तो क्रॉस चेक करने की व्यवस्था इस कॉन्ट्रैक्ट में होती है कास्ट प्लस वाले में, ठीक है। फिर आता है टाइम एंड मटेरियल। टाइम एंड मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, A time and material T&M contract is a type of agreement where the employer pays the contractor based on the time spent on the project and other direct cost। तो यहाँ खर्चा कैसे डिसाइड हो रहा है कि तुम्हारा कितना समय लग रहा है और कितना मटेरियल लग रहा है, उसको नोट डाउन करो और उसके आधार पर हम तुम्हारा खर्चा डिसाइड करेंगे। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द क्लाइंट पेज फॉर द लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, जो क्लाइंट है जो कस्टमर है वो पे करेगा किस चीज़ का, जो लेबर लगा है उसका चार्ज देगा और जो मटेरियल लगा है उसका चार्ज देगा। उसी के आधार पर ये डिसाइड होता है कि हमें कुल कितना पैसा आपको देना है, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट आल्सो द कस्टमर में वेरीफाई ऑल द कॉस्ट इन डिटेल्स। अगर कस्टमर चाहे तो यहाँ फिर कॉस्ट की डिटेल के लिए ऑडिटर वगैरह हायर करके क्रॉस चेक करवाया जा सकता है, ठीक है। तो कास्ट प्लस में सारे खर्चे के हिसाब से बातचीत हो रही थी, यहाँ सिर्फ टाइम और मटेरियल के हिसाब से बात होती है। घर बनवाने में भी कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूरा पूरा ठेका दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि नहीं समरसीबल मैं लगवा लूँगा, ठीक है, और मिट्टी वगैरह डलवाने का काम मैं कर लूँगा, ठीक है। छत के ऊपर जो अपना बाउंड्री वगैरह बनेगी वो मेरे जिम्मे होगी, काइंड ऑफ दैट। मतलब इस तरीके का काम लोग कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये मैं देख लूँगा वो देख लूँगा, पैसे बचाने के लिए, ठीक है। तो 3 तरीके के फ्रेंड्स यही हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और बेसिकली आप अगर देखोगे कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग लगभग यहीं पर खत्म भी हो जाती है, थोड़ी बहुत बातें बताई जाती हैं। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, उसी के आधार पर ही 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्राइस फिक्स रहता है, लेबर मशीनरी हमें कोई मतलब किसी चीज़ से नहीं, हमने कह दिया हम 2 लाख रुपए देंगे, तुम करो, बात खत्म हुई। अब तुम चाहे उसको 10,000 में कर लो और चाहे तुम्हारे 2.5 लाख रुपए लग जाए, तुम्हारा काम है, मैं 2 लाख रुपए दूंगा, दैट इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस में जितना तुम्हारा कॉस्ट लगी है वो बता दो और उसमें से कुछ प्लस सर्टन डिसाइड हो गया कि हाँ 5% प्रॉफिट हम तुमको देंगे, तो ये भी कास्ट प्लस वाला। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर गवर्नमेंट के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट खास करके इसी मुद्दे पर ही अभी भी बनते हैं, ठीक है। इसमें कस्टमर ऑडिटर वगैरह हायर करके क्रॉस चेक करवा सकता है और ये वहाँ पर यूजफुल होता है जहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू होते समय हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कॉस्ट कितनी लगने वाली है। टाइम एंड मटेरियल की मैं बात करूँ तो भाई टाइम एंड मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जहाँ पर एम्प्लॉयर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि हम तुमको जो है पेमेंट करेंगे, लेकिन किसके आधार पर, बेस्ड ऑन जितना समय इस प्रोजेक्ट में लगेगा प्लस जितना तुम्हारा मटेरियल लगेगा उसके आधार पर करते हैं, टाइम एंड मटेरियल के आधार पर करते हैं। यहाँ पर भी जो है क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था होती है, ऑडिटर हायर करके आप क्रॉस चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कवर कर ली है। तो फिर ये सब क्या है, ये सब छोटे मोटे क्लॉज हैं। जब ठेके लिए जाते हैं तो उसमें कुछ और बातें भी जोड़ी जाती हैं, उसकी बात करेंगे। जैसे प्रोग्रेस पेमेंट्स क्या होती है, रिटेंशन मनी क्या होती है। तो देखो प्रोग्रेस पेमेंट और रिटेंशन मनी का क्या है, मान लो तुमने घर बनवाने का ठेका दिया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का ठेका दे दिया, तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो बोलेगा सर कि मतलब ऐसा करते हैं, हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, आप मान लेते हैं कि 3 मंजिल का मकान, 3 फ्लोर की आपकी 3 स्टोरी बिल्डिंग है आपकी, तो एक स्टोरी जब मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा तो आप मुझे 30 लाख दे दीजिएगा पूरा कंप्लीट करके, फिर दूसरा फ्लोर पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो अगेन 30 लाख दे दीजिएगा, और जब 3rd फ्लोर मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से तो आप फिर 30 लाख दे दीजिएगा, और जब आपको सारा काम सही लगे तो बाकी का 10 लाख दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया एक तरीके से 30 लाख 30 लाख 30 लाख का, यही है फ्रेंड्स प्रोग्रेस पेमेंट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सवाल एक है कि सर क्यों दें, 1 करोड़ बाद में दें। यार जो ठेकेदार है ना वो कहाँ से पैसे लाएगा, 90 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा, तो उसका सारा पैसा फंसा रहेगा भाई, वो उसकी भी एक क्षमता है, वो भी इसी तरीके से काम कर रहा है, तो इसीलिए वो बीच बीच में आपसे पेमेंट मांगता रहता है, दैट इज प्रोग्रेस पेमेंट, ठीक है। ये होती है। या आपने अगर कभी फ्लैट खरीदा हो जिसमें ऐसा प्रोग्रेस पेमेंट का सिस्टम रहा हो, तो वो बताते हैं कि जब जैसे मान लो 15 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है तो बोलते हैं कि सर ऐसा करिए 2 लाख स्टार्टिंग में दे दीजिए, ठीक, उसके बाद में जब 1st फ्लोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्लिंथ वर्क हो जाएगा तो 1 लाख दे दीजिएगा, जब 3rd फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा तो 2 लाख फिर दे दीजिएगा, जब हमारा 7th फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा तो 1 लाख, ऐसे करके वो एक प्रोग्रेस जो है पेमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोग्रेस पेमेंट का फंडा। रिटेंशन मनी क्या होती है, जो ये प्रोग्रेस पेमेंट हो रही है इसी में से कुछ सर्टन परसेंटेज कुछ या कुछ अमाउंट रख ले। मान लो इन्होंने कहा कि 30 लाख 1 फ्लोर कंप्लीट होने पर देना है, तो बोला ठीक है तुम्हें मैं 27 लाख देता हूं और 3 लाख रुपए मैं अपने पास रखूंगा। कौन, कस्टमर रखेगा। कहां से रखेगा, जो प्रोग्रेस पेमेंट होनी है उसी में से 3 लाख रुपए काट के उसने रख लिए, 27 लाख दिया। क्यों दिया सर, 3 लाख क्यों रख लिए, इसलिए रख लिए कि मान लो कल को तुम मेरा काम अच्छे से ना कर पाओ तो मैं चेक करूंगा तो 3 लाख रुपए तुम्हारे अटके रहेंगे, यहाँ भी 3 लाख अटकेंगे, यहाँ भी 3 लाख अटकेंगे, यहाँ भी 3 लाख, तो भैया तुम्हारे अब तक 9 लाख रुपए अटक चुके हैं प्लस 10 लाख ये भी है, तो 19 लाख रुपए तुम्हारे अभी तक मिले नहीं है। जब तक काम तुम सही से करके नहीं दोगे तब तक मैं ये 19 लाख नहीं देने वाला। तो वो ठेकेदार फंसा रहता है, कॉन्ट्रैक्टर फंसा रहता है और अपनी क्वालिटी के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। क्यों कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही तुमने कंप्रोमाइज किया तुरंत ही 9 लाख रुपए तुम्हारे जब्त कर लिए जाएंगे, उससे अपनी भरपाई कर ली जाती है। बात क्लियर हो जाती है। तो आई थिंक हमने प्रोग्रेस पेमेंट और रिटेंशन मनी दोनों क्लियर कर लिया। तो है ना, कॉन्ट्रैक्टर undertake to execute a large contract for the customer, the 2 parties agree on the terms of reimbursement to the contractor। जब भी 2 लोग बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो रिइंबर्समेंट के टर्म होते हैं कि हम कितना पैसा कब आपको देंगे, ठीक है। एज द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, में कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल 3 साल लगते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, जो बेचारे की वर्किंग कैपिटल होती है वो फंस जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 मंजिल बनाने 30 लाख रुपए खर्चा है भाई, तो 30 लाख रुपए फंसा के बैठा हुआ, अब जब तक तुम नहीं दोगे तो बाकी ऊपर का क्या करेगा, वही चीज उसकी वर्किंग कैपिटल फंस जाती है स्टक अप इफ देयर इज नो पीरियडिक पेमेंट बाय द कस्टमर। अब अगर कस्टमर पेमेंट ही ना करे तो वो कहेगा सर कि मेरे पास 30 लाख थे उतना लगा दिया, अब मेरे पास पैसे नहीं, जब होंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए कस्टमर से पेमेंट ले लेता है और उसी पेमेंट को ही प्रोग्रेस पेमेंट कहते हैं। दस इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू हैव अ सिस्टम ऑफ प्रोग्रेस पेमेंट। तो ऐसे में बेहतर होगा कि हम एक प्रोग्रेस पेमेंट का कॉन्सेप्ट बना करके रखें। नॉर्मली दिस प्रोग्रेसिव पेमेंट इज बेस्ड ऑन एट लीस्ट इन पार्ट
ऑन द कास्ट इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कितना पैसा वो लेता है, जैसे उसने एक मंजिल बनाने में, एक स्टोरी बिल्डिंग बनने के बाद में उसने 30 लाख ही क्यों मांगा? उसने ये क्यों नहीं कहा कि सर आप मुझे 70 लाख दे दीजिएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने गणित लगाई कि पूरा ठेका हमारा 1 करोड़ का है, तो एक फ्लोर का लगभग 30 लाख रुपए मानकर चलते हैं, 30 आप देते चलना, इसीलिए उसने 30 मांगा। तो वही बोल रहा है कि जो प्रोग्रेसिव पेमेंट होनी चाहिए वो कितना खर्चा हो रहा है उसी पर आधारित होनी चाहिए, कास्ट जो इनकर्ड हुई उस पर आधारित होनी चाहिए, कोशिश करना है कि आधारित रहे। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट टू जस्टिफाई इट्स बिलिंग टू द कस्टमर। तो ऐसे में बेहतर होगा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो भाई पूरा कॉस्ट का ट्रैक रखे कि इस फ्लोर को बनाने में, इस मंजिल को बनाने में, इस स्टोरी बिल्डिंग को बनाने में मेरा कितना अब तक खर्चा हुआ है, तभी वो कस्टमर से बिलिंग करेगा, बोलेगा कि सर हमको अब 30 लाख और दे दीजिए। ठीक, ओके। रिटेंशन मनी की बात कर लेते हैं। रिटेंशन मनी इज नॉर्मली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। रिटेंशन मनी हर एक कॉन्ट्रैक्ट का इंटीग्रल पार्ट मतलब जुड़ा हुआ है, इससे बच नहीं सकते, उसी में जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है शामिल। द कस्टमर कीप्स सम अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रोग्रेसिव बिल पेमेंट। यही ध्यान दीजिएगा, जो हमारी रिटेंशन मनी है, ठीक। देखो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरली बता दो, अगर आपको ये ठेका लेना है, मान लो कि 5 करोड़ का, तो आपसे 50 लाख रुपए की एफडी रखवा ली जाती है। 50 लाख रुपए की एफडी अलग से रखवा ली जाती है कि भैया कम से कम 50 लाख की एफडी डिपार्टमेंट के नाम करिए, तब आपको 5 करोड़ का ठेका मिलेगा। वो बेसिक क्राइटेरिया होता है उनका। तो ये भी एक रिटेंशन मनी है। ये क्या है? ये भी एक रिटेंशन मनी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ठेकेदार को देना पड़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इस रिटेंशन मनी को जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये रिटेंशन मनी क्या है, जो हमारा प्रोग्रेसिव बिल पेमेंट करते हैं उसी में से कस्टमर निकाल करके रख ले रहा है। बात समझ में आ रही ना? तो जैसे कस्टमर को 30 लाख रुपीज पे करना था, तो उसमें से उसने 3 लाख रुपए अपने पास रख लिए और 27 लाख पे कर दिया। बोले काहे 27 दिए, 30 देना था, तो बोले 3 लाख रुपए बचा के रखा हूं, ये रिटेंशन मनी है। जब तुम सब सही कर दोगे तो ले लेना, नहीं तो ना लेना, ठीक है। तो विथ हिमसेल्फ, तो कस्टमर क्या करता है, अपने पास कुछ अमाउंट रख लेता है प्रोग्रेसिव बिल पेमेंट में से रिटेंशन मनी के तौर पर, या सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कह सकते हैं, रिटेंशन मनी कहिए या सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रख लेता है। टू इंश्योर, किस लिए? टू इंश्योर दैट वर्क इज कैरीड आउट एज पर द प्लान एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट देयर आर नो डिफेक्ट इन द एंड वर्क। मतलब जैसा हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो, तुमने कहा था हम 1 साल में काम कंप्लीट करेंगे, तो 1 साल में तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है, और कोई डिफेक्ट नहीं है, ये भी इंश्योर कर दिया जाता है। जब सब कुछ सही रहता है तब ये अमाउंट ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर दी जाती है। द अमाउंट इज यूज टू कंपनसेट द कस्टमर फॉर एनी शॉर्टकमिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने कोई गलती करी है, ठीक है, तो उसके लिए जो भुगतान होगी, जैसे मान लो ठेकेदार की गलती की वजह से कस्टमर को 5 लाख का नुकसान हो गया, तो कस्टमर ने क्या हुआ, 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख और लास्ट में 10 लाख और बचा हुआ था, इतना 19 लाख रुपए देने थे, तो 19 लाख में से वो 5 लाख रुपए काट लेगा और उनको भाई साहब को सिर्फ 14 लाख रुपए देगा, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से मेरे 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है। यही बेसिक पर्पज ही होता है कि ये जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ठेकेदार बाद में जो है पैसा ना सुनने वाला, पैसा ना देने वाला, इसलिए हम ही खुद रखते हैं, ओके। रिटेंशन मनी इज गिवन बैक टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द कस्टमर आफ्टर एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज फुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एक बार पूरा काम कंप्लीट हो गया, कस्टमर ने वेरीफाई कर लिया अच्छे से कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो जो रिटेंशन मनी है वो वापस कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, ठीक है। रिटेंशन मनी इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन टू कॉन्ट्रैक्टर टू प्रोवाइड क्वालिटी वर्क। अब ये एक इंस्पिरेशन का काम करता है भैया, इसको नींद नहीं आने की, क्योंकि इसका प्रॉफिट ही कहीं ना कहीं ये है, प्रॉफिट फंसा पड़ा है, तो वो क्वालिटी वर्क करता है, उसको डर रहता है कि अगर अच्छी क्वालिटी काम नहीं करो तो मेरा पैसा फंस जाएगा, मेरा पैसा काट लेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेनाल्टी क्लाज भी होता है, देयर इज आल्सो अ पेनाल्टी क्लाज इन फ्यू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें पेनाल्टी की व्यवस्था की जाती है, व्हिच प्रोवाइड फॉर पेमेंट्स बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द कस्टमर इफ कैन नॉट कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम फ्रेम स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि पेनाल्टी लग जाएगी। तुमने कहा था कि हम 1 साल में काम को पूरा कर देंगे, कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, और आपने कहा कि हम 1 साल में पूरा काम कंप्लीट करके आपको दे देंगे, बहुत अच्छा कहा तुमने, लेकिन पता चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम में 15 दिन बचे और अभी तक तुमने काम पूरा नहीं किया, देयर विल बी पेनाल्टी, और पेनाल्टी वसूली जाती है, ठीक है, किससे? कॉन्ट्रैक्टर से। प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द कस्टमर। कॉन्ट्रैक्टर कस्टमर को पे करेगा एक्स्ट्रा कि भैया हमारी वजह से गड़बड़ हुई है तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी। अब तुम सोचोगे भाई नॉर्मल
ठेकेदारों और नॉर्मल कस्टमर की बात नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लो तुमने ये पेनल्टी ना पे की, तुम बड़े होशियार बने, तो अगला कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, तो तुम अपनी रोजी रोटी नहीं गंवाना चाहोगे, तो बेहतर होगा कि जो ठेकेदार होता है वो पेनल्टी पे कर देता है। ठीक है, तो बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ लिया। प्रोग्रेस पेमेंट और रिटेंशन मनी अब आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब होता है, प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब होता है कि ठेकेदार को समय समय पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहना, जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे हम प्रोग्रेस में पेमेंट करते जाते हैं। प्रोग्रेस में पेमेंट एक साथ नहीं, धीरे धीरे पेमेंट करते जाते हैं, 5%, 20%, 15% ऐसे देते हुए 100% करते हैं। रिटेंशन मनी क्या होती है? रिटेंशन मनी वो जब हम अपना प्रोग्रेस बिल पेमेंट कर रहे हैं, जिस समय हम ये पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेता है कस्टमर, इसलिए कि अगर तुम काम गड़बड़ करो तो तुमसे वसूला जा सके, या तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके, या वो पैसा काट लिया जा सके, तो उसे रिटेंशन मनी कहते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल में हमने बात ही की। पेनल्टी क्लॉज, आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसमें पेनल्टी की व्यवस्था होती है, अगर तुमने समय पर काम नहीं पूरा किया तो तुम्हारे ऊपर 10%, 15% की पेनल्टी भी लगा दी जाती है। ठीक, फिर आता है एस्केलेशन क्लॉज। बहुत ही मतलब सिंपल से टर्म है। अब ये है कि डिटेल में यहाँ पर दिया गया, लेकिन काम की यही बात है कि रिटेंशन मनी क्या होती है, प्रोग्रेस पेमेंट क्या होती है, एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है। तो देखो, एस्केलेशन क्लॉज बहुत ही सरल सा है। जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, तो उस समय मान लो घर बनाने का, तो उस समय पता चला कि सीमेंट जो है 400 रुपये बोरी थी, 400 रुपीज़ पर बोरी के हिसाब से मिल रही थी। अब पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट चलना है 5 साल तक। ठीक, 5वें साल आते आते पता चला कि बोरी जो है 2000 रुपये, मतलब सीमेंट 2000 रुपये पर बोरी बिक रही है। तो यार अब 400 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था और 5 साल में 2000 हो गई, तो ठेकेदार तो मर जाएगा ना। एक हिसाब से आप समझो बात को, 400 रुपये की चीज़ 2000 में ले करके, राइट। तो ऐसे में व्यवस्था होती है कि भाई एक, जैसे वहाँ व्यवस्था ये होगी कि चलो 400 रुपये की सीमेंट है, अगर इसका प्राइस 50% से ज़्यादा बढ़ा, यानी मान लो 600 हो गया, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर 600 से ज़्यादा होगा तो कस्टमर पे करेगा। बात समझे मेरी? तो हमारी एक बोरी सीमेंट 400 रुपये की थी, अगर इसका प्राइस 600 तक जाता है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, चलो ठीक है, मैं 600 तक भी चल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में 600 से भी ज़्यादा दाम बढ़ा, तो मान लेते हैं कि 2000 रुपये की हो गई सीमेंट, तो भाई अब आपको 400 रुपये में बात हुई थी, 2000 की हो गई है, तो अब तुम्हें 1600 रुपये पर बोरी और देना पड़ेगा, यानी 2000 रुपये पर बोरी आपको पे करना पड़ेगा। यही है फ्रेंड्स बेसिकली एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, अब अगर मान लो दाम घट जाए तो कस्टमर का भी फायदा होगा, ये भी व्यवस्था होती है इसमें। 400 रुपये की अगर सीमेंट है अभी मौके पर, मान लो घट करके ये 300 तक आएगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 300 से नीचे की मार्केट मान लो 200 रुपये की आ गई, तो अब जो है ठेकेदार जो है, मतलब बेसिकली जहाँ 400 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, तो 400 में कॉन्ट्रैक्ट होता तो मान लो 4 लाख लगते, तो अब जो है कस्टमर 2 ही लाख पे करेगा, तो कस्टमर को भी फायदा होता है। लेकिन चूंकि महंगाई का आलम ऐसा है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को कुछ लौट के आ जाए, हर साल चीज़ें पिछले साल से महंगी हो ही जाती हैं। ठीक है, लेकिन व्यवस्था होती है, दैट इज एस्केलेशन क्लॉज। बात समझ में आ गई? तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? लॉन्ग पीरियड, यानी 5 साल 10 साल, ऐसे जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, हो सकता है 4-5 साल चले। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर रन द रिस्क ऑफ प्राइस एस्केलेशन। कॉन्ट्रैक्टर को डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ों के दाम बढ़ जाएं, इनपुट कॉस्ट, मतलब जो भी हमारा सीमेंट, मोरंग, बालू जो भी लगना है उसका दाम बढ़ सकता है। इसीलिए एक एस्केलेशन क्लॉज जो है नॉर्मली इंक्लूड कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि सेफ गार्ड किया जा सके किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, अगेंस्ट एनी लाइकली चेंज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल और लेबर। अगर मटेरियल में और लेबर में कोई चेंज आता है तो उसके अगेंस्ट में वो अपने आप को बचा सके, इसके लिए एस्केलेशन क्लॉज को जोड़ा जाता है। दिस क्लॉज प्रोवाइड दैट इन केस प्राइसेस ऑफ मटेरियल या लेबर specified in the contract change beyond a specified limit over the price prevailing at the time of signing the contract, during the execution of contract the contract price will be suitably adjusted। वही बात इन्होंने लिखी हुई है कि ये बोलता है कि भाई अगर मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस समय ये हुआ कि हमारा जो लेबर है 400 रुपये पर डे ले रहा है, अब अगर लेबर जो है 600 रुपये पर डे तक लेगा तब तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा, अगर उस लिमिट से ज़्यादा हो गया तो प्राइस चेंज हो जाएगा। यही बात यहाँ पर पूरी लिखी और बताई गई है फ्रेंड्स। ओके, दिस क्लॉज में बी यूजफुल इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर आल्सो। ये कस्टमर को भी बचाता है, कस्टमर के हितों की भी रक्षा करता है। इन केस डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ मटेरियल लेबर, अगर मटेरियल और प्राइस, लेबर का प्राइस घट जाता है तो कस्टमर के भी हितों की सुरक्षा करता है। अगर दाम घट जाएगा तो कम दाम पे पैसा देना है, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ
नहीं है जनरली, क्योंकि प्राइस बढ़ती रहती है। ठीक है, तो एस्केलेशन क्लॉज मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़े समय के लिए होता है, तो ऐसे में दाम, जो लेबर है, जो मटेरियल है, उसका दाम यदि एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए एस्केलेशन क्लॉज उसमें जोड़ दिया जाता है कि हाँ, इस लिमिट से ज़्यादा अगर दाम बढ़ेगा तो जो एक्चुअल दाम होगा वो हम आपको पे करेंगे। इसे ही एस्केलेशन क्लॉज कहा जाता है। ये ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के भी लिए भी होता है, और फ्रेंड्स ये हमारे आपके उसके लिए क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए और कस्टमर दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब आता है प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एज ए कॉन्ट्रैक्ट इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, द कॉन्ट्रैक्ट वर्क मे नॉट बी कंप्लीट ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। भाई अगर कोई काम 5 साल चलना है तो हर अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट थोड़ी, पहले अकाउंटिंग पीरियड, दूसरे में, तीसरे साल, चौथे साल पूरा ही नहीं है। कंप्लीट कब होगा? 5वें साल में, उससे पहले कंप्लीट ही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली रिकॉग्नाइज प्रॉफिट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या मानती है कि जब हमने सामान बेचा तभी हमने जो है प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इट मे नॉट बी फेयर टू अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को कॉन्ट्रैक्ट केस में अपनाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा? लो या नो प्रॉफिट। कब? उस अकाउंटिंग पीरियड में जब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है। अभी अगर ठेका दिया गया और वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो उस समय हो सकता है कोई प्रॉफिट ही ना दिखे, क्योंकि हमने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, तो प्रॉफिट कहाँ से दिखाएंगे। और जिस अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट होगा, जिस अकाउंटिंग पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, उस अकाउंटिंग पीरियड में एकदम एबनॉर्मल प्रॉफिट, बहुत भयंकर प्रॉफिट सामने नजर आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को मानना ठीक नहीं है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू डिटरमाइन द प्रॉफिट रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर एग्जीक्यूशन। तो ऐसे में हमें कोई न कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जिसकी सहायता से जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में हो, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा हो, उस समय प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 में बात की गई है गाइडलाइन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इसका ये इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है। व्हाइल प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफिकल्ट ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिमेनिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रॉडर प्रिंसिपल अप्लाइड कैन बी एजेंडर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो एकदम एग्जैक्ट जो है प्रॉफिट निकाल पाना मुश्किल है, एकदम एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल पाना संभव नहीं है। फिर भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? प्रॉफिट टू डेट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना वर्क कंप्लीट हुआ उसकी कॉस्ट, डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट कितनी है कॉन्ट्रैक्ट की, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई कितने प्रॉफिट का आपकी बात हुई है। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट की होप आप कर रहे हैं, बस ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, बहुत सरल सी बात है, देखो आपको समझ में भी आएगा। मैं ऐसे बेसिक से समझाता हूँ। सोचो कि हमें लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मान लेते हैं 4 साल में कंप्लीट होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कंप्लीट होगा। ठीक है, और हमको लगता है कि इसमें हमें 100 रुपये का फायदा होगा। कितने रुपए का? 100 रुपये का फायदा। तो यार अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 4 साल में कंप्लीट होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो तुम्हें नहीं दिखता कि हर साल हमें 25-25 रुपये का फायदा का एवरेज हम ले सकते हैं। यही बात यहाँ बताई जा रही है, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आप यही देखेंगे बेसिकली। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि भाई देखो, जैसे मान लो हमने जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसमें तुम्हें 500 रुपये का टोटल काम करना था। 500 रुपये में से तुमने कितना काम कर दिया? सर हमने 250 का काम कर दिया। अभी तक कितना काम हुआ? 250 रुपये का। और कितने का करना है टोटल काम? 500 रुपये का। और कितना प्रॉफिट मानकर चल रहे हो? सर 100 रुपये मानकर चल रहा हूँ प्रॉफिट। तो कितना काम हो? देखो, अगर 500 रुपये का काम करना था और तुम 250 का काम कर चुके हो, तो तुम आधा किए हो कि नहीं किए हो। अगर तुम 100 रुपये की पूरी प्रॉफिट की उम्मीद करते हो तो यहाँ 50 रुपये प्रॉफिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वही चीज़ यहाँ हो रही है। तो ये इसको कैलकुलेट करिएगा तो आप देखो 50 रुपये ही निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट। फॉर अराइविंग एट द कास्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज मेंटेन्ड। मतलब कितना वर्क कंप्लीट हो, कास्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड को निकालने के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होना चाहिए। देखो ध्यान दीजिएगा, या प्रॉफिट टू डेट है, यानी कि आज की डेट तक कितना प्रॉफिट हुआ ये कैलकुलेट करके देता है, किसी अकाउंटिंग पीरियड में नहीं बताता।
अगर 5वें साल लगाओगे तो पूरे 5 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर पहले साल लगाओगे तो पहले साल तक कितना प्रॉफिट, अगर तीसरे साल लगाओगे तीसरे साल तक कितना प्रॉफिट हुआ है, ये उस चीज को कैलकुलेट करके देता है प्रॉफिट टू डेट। बात समझ में आ रही है? इसी चीज को एक एग्जाम्पल से देखिए तो समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 5 करोड़। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 5 करोड़, यानी पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 5 करोड़ रुपए, यानी हमने ठेका दिया भैया हमारा शॉपिंग मॉल 5 करोड़ में बनाओ आप। एंड द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 करोड़। जो पार्टी है उसको लगता है कि हम 1 करोड़ कमा लेंगे, 5 करोड़ के ठेके में 1 करोड़ में कमा लूंगा प्रॉफिट के तौर पर। द प्रॉफिट ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क वेयर द कास्ट ऑलरेडी इनकर्ड इज 2 करोड़। मतलब बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो कि कितना प्रॉफिट होगा, जबकि काम कितने का हुआ है, 2 करोड़ का काम हो चुका है। कितने का काम अब तक हुआ है, 2 करोड़ का। कितने का काम के लिए हमने टोटल बात की है, 5 करोड़ का। पूरा ठेका 5 करोड़ का है, 2 करोड़ का तुम काम कर चुके हो, मल्टीप्लाइड बाई कितने प्रॉफिट के चक्कर में है, 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर अपन तो ये हो जाएगा 40 लाख रुपए। कैलकुलेट करिएगा तो आपको ये आ जाएगा 40 लाख रुपए। ठीक है, तो यानी कि प्रॉफिट टू डेट, प्रॉफिट टू डेट मतलब अब तक। अब सोचो कि अगर ये प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट होने वाला है, तो ये अगर दूसरा साल चल रहा है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो मतलब अभी तक दूसरे साल तक हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 40 लाख रुपए का हो गया। कितने का, 40 लाख रुपए का। इसका मतलब पहले साल कितना हुआ होगा वो हमें अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, देखो जैसे अगर हम ये मान लें इस साल हमने पहले साल नहीं निकाला, हमने दूसरे साल निकाला, तो हमें पता चल रहा है कि सर यहाँ तक हमें 40 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल यहाँ तक हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमें 40 लाख का हुआ है। अगर आगे कैलकुलेट करोगे, सोचो कि यहाँ पर आ जाता है कितना, 70 लाख रुपए तीसरे साल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे साल तक 70 लाख का और पहले और दूसरे साल दोनों मिलाकर के 40 लाख का। इसका मतलब पर्टिकुलर तीसरे साल में हमें 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये ऐसे कैलकुलेशन निकाली जा सकती है, यही यहाँ बताया गया है। द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट द प्रॉफिट ऑफ 40 लाख रुपीज इज कुमुलेटिव प्रॉफिट। सब जोड़ जाड़ के है। अब तक जब तक तुमने 2 करोड़ रुपए का काम किया है, 2 करोड़ रुपए का काम जब तक किया है, उसका टोटल प्रॉफिट अब तक बताया गया है। कुमुलेटिव प्रॉफिट होता है टू द डेट एंड नॉट द प्रॉफिट आर द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट नहीं होता है। देयरफॉर इफ प्रॉफिट बुक्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट इन द अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड इज 30 लाख। अब ये कह रहे हैं कि मान लो कि जो इससे पहले वाला अकाउंटिंग पीरियड था उसमें 30 लाख का प्रॉफिट बुक किया जा चुका है। तो पिछले अकाउंटिंग पीरियड में हमने 30 लाख कमा लिया है और इस अकाउंटिंग पीरियड को मिला करके हम टोटल 40 लाख कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 40 लाख रुपए। तो हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना कमाया, 10 ही लाख रुपए तो कमाए, वही बता रहा है। तो प्रॉफिट इज ओनली 10 लाख शुड बी टेकन ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड में हम सिर्फ 10 ही लाख रुपए लेंगे। आई बिलीव, आई होप बात जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ब्ला 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 कहानी है। हमें बस समझने की बात ये है भाई कि देखो एकदम एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में। लेकिन फिर भी एक प्रॉफिट टू डेट का फार्मूला होता है, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, कितनी अमाउंट का वर्क कंप्लीट हुआ, कितनी कॉस्ट का वर्क कंप्लीट हुआ, डिवाइडेड बाई टोटल कितनी कॉस्ट है इनटू कितना प्रॉफिट की तुम उम्मीद करके बैठे हो। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल हमने देखा कि 5 करोड़ रुपए का पूरा ठेका था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से 2 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, 1 करोड़ के हम प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। तो 5 करोड़ में से 2 करोड़ का काम कर चुके हो तो कितने का हुआ, 5 करोड़ का ठेका है, 2 करोड़ का कर चुके, कितने परसेंट हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 हमारा होता है 40%। तो हम 40% काम कर चुके हैं, तो इसीलिए हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 करोड़ रुपए का। तो 1 करोड़ का 40% 40 लाख रुपए आएगा, वही जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कुमुलेटिव प्रॉफिट है, किसी अकाउंटिंग ईयर का नहीं है। जब तक 2 करोड़ रुपए का काम हुआ है तब तक का प्रॉफिट है, तब तक का प्रॉफिट है। वो 2 साल में 2 करोड़ का काम किया हो कि 1 साल में किया हो वो तुम देखो। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमने मान लो 40 लाख का प्रॉफिट दिखाया हमने कि भाई 2 करोड़ का काम होने तक 40 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से 40 लाख में से हम 30 लाख का प्रॉफिट पिछले ही उसमें दे चुके हैं, 30 लाख का प्रॉफिट पिछले अकाउंटिंग ईयर में हो चुका है। तो अगर पिछले अकाउंटिंग ईयर में 30 लाख का प्रॉफिट हो चुका है और यहां तक टोटल 40 लाख का प्रॉफिट होता है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 ही लाख रुपए का तो फ्रेंड्स आपने प्रॉफिट कमाया, तो वही यहां पर ले लेना होगा। ठीक, अब आता है कॉस्टिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड मेंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात। छोटा सा टॉपिक है, निपट जाएगा। द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड 3 एलिमेंट्स। तो अगर
वर्क इन प्रोग्रेस में कितना खर्चा हुआ उसके लिए तीन चीज़ें देखनी होती है। पहला, मटेरियल और लेबर कास्ट देख लो, प्लांट का कितना यूटिलाइजेशन किया गया इस काम को करने के लिए या उससे रिलेटेड, और अदर कास्ट यानी ओवरहेड जो कास्ट है उसको जोड़ लो। कास्ट टू बी असाइन टू द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को कितनी कास्ट असाइन यानी फिक्स वाली कास्ट। देखो ध्यान देना, ये हमारा हो गया मटेरियल और लेबर का खर्चा, ये तुम्हारा प्रोडक्शन का ओवरहेड हो गया, और ये तुम्हारा वो जो फिक्स्ड वाला था, याद करिए कि मटेरियल पर जितना खर्चा होता है उसका 10% हम मान लेंगे कि हमारा ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है या फिक्स्ड ओवरहेड है, ये वाला खर्चा यहाँ पर जोड़ लिया जाता है ये तीन चीज़ों से, ठीक है। नाउ नॉर्मली अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल द कास्ट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट आर कैप्चर्ड इन दैट अकाउंट। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और उसी में उस कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स को भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने इलिस्ट्रेशन के पर्पज के लिए अगेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कोई प्रोफार्मा नहीं होता, एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखा होगा, नेम ऑफ द कस्टमर, ये इधर डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में जितना हमारे पास में इनकम हुई है वो लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल 200 करोड़ का लगा है, वेजेज यानी मजदूरी 100 रुपये मान लेते, करोड़ छोड़ दो, और प्लांट यूटिलाइजेशन 50 रुपये का हुआ है, जनरल चार्जेज 80 रुपये के लगे हैं, वेजेज एक्रूड मतलब एक्रूड और कैश बेसिस पर होता है, चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको पढ़ाया है मेरे ख्याल से। एक्रूड का मतलब ऐसा खर्चा जो हो तो चुका है लेकिन अभी दिया नहीं गया, पे नहीं किया गया है, ठीक है। 30 रुपये का ये हुआ है, टोटल मिलाकर के 460 रुपये का खर्चा हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है क्या, मटेरियल इन हैंड, यानी हमारे पास जो मटेरियल है इस काम को करने में जितना मटेरियल लगा है उसमें से 40 रुपये का मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है, और बाई वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी कुछ काम मतलब कुछ चीज़ें बनी हैं कुछ नहीं बनी हैं उस चीज़ से लेकर के हमारे पास में वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर हमारे पास 440 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इनको बेचेंगे तो हमको 40 रुपये मटेरियल से मिल जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस से 440 रुपये मिल जाएंगे, तो टोटल हम 480 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। खर्चा कितना किया, 460 रुपये, कमाएंगे कितना, 480 रुपये, तो कितना रुपये बना हमारा, 20 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा करके दिखा देंगे। कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा करके दिखा देंगे। यही है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 20 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यही है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक सैंपल इन्होंने आपके सामने पेश किया है। डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सारे खर्चे इधर लिखेंगे डेबिट साइड में और सारी इनकम जो है क्रेडिट साइड में, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, वही उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ठीक है, कास्टिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में किन किन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, तो 3 एलिमेंट को, पहला मटेरियल और लेबर कास्ट, दूसरा जो डायरेक्ट खर्चे हैं प्लांट यूटिलाइजेशन का खर्चा, और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स कास्ट हम असाइन करते हैं वो चीज़। उसके बाद में हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना लेते हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कोई वो नहीं है, सैंपल नहीं है हमारे पास, मतलब कहने का कोई फिक्स नहीं होता है, जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। फिर भी एक सैंपल इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, नेम ऑफ कस्टमर है, डेबिट एंड क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, नथिंग टू रिमेंबर, इसमें से कुछ याद रखने, बस समझने की बात है कि हाँ अगर हमने मान लो तुम कल को ठेकेदार बनते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो फिर क्या करना होगा, क्या चीज़ें होंगी, जितना खर्चा कर रहे हो इधर लिखो, जितना इनकम का उम्मीद है वो इधर लिखो, घटा पिटा करके प्रॉफिट एंड लॉस बुक करो, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपना ये पूरा लेक्चर एंड हो जाता है। होप है आपको पसंद आना चाहिए, लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू।